तो अब हम लोग चलते हैं सीधा मुंबई स्टूडियो द बोनस का एडिटर अंशुमन तिवारी सर के पास। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हर्ष। उंगलियों पर दुनिया में आपका स्वागत है। वित्तीय बाजारों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी मिली जुली होगी। अमेरिका और रूस के बीच बढ़ता तनाव अब नई चिंता है बाजारों की। और दूसरी तरफ बाजार और अर्थव्यवस्थाएं अमेरिकी टैरिफ की आदत डालना शुरू करेंगी। इस सप्ताह के अंत तक जो सामान जो मर्चेंडाइज ट्रांजिट में है वो अपने अपने तटों तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद अमेरिका में टैरिफ लागू हो जाएंगे। लेकिन ज्यादा बड़ी चुनौती रूस और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव है, जिसको लेकर यूरोप और अंतर्राष्ट्रीय बाजार थोड़े आशंकित हैं। कीव पर रूस ने इस साल का सबसे घातक हमला किया है, करीब 31 मौतें हुई हैं। और इधर यूक्रेन ने अपने ड्रोन हमलों से रूस की तेल रिफाइनरियों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जिससे आग लगी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बीते सप्ताह के अंत में 2 न्यूक्लियर सबमरीन रूस की तरफ भेजने का आदेश दिया। ये बात उन्होंने खुद कही। इसका स्थान गुप्त रखा गया है। दरअसल ट्रंप ने पिछले सप्ताह रूस को चेतावनी दी थी कि अगर 7-8 दिन में जंग नहीं रुकी और यूक्रेन के साथ शांति समझौता नहीं हुआ तो रूस और उसके व्यापार भागीदारों यानी भारत और चीन को सजा मिलेगी। इस पर रूस के नेता मेदवेदेव ने परमाणु हथियारों की धमकी दी थी। ट्रंप ने इसके बाद अमेरिकी सबमरीन को सक्रिय किया है। यह घटनाक्रम इस सप्ताह हमें और आगे बढ़ता दिखाई देगा और उसके असर हमें बाजार पर नजर आएंगे। ट्रंप की धमकी के बाद भारत और चीन दोनों ने रूस से तेल आयात फिलहाल जारी रखने के संकेत दिए हैं। हालांकि भारत की तरफ से ये भी आंकड़े आए हैं कि अमेरिका से उसका तेल इंपोर्ट भी बढ़ रहा है। चीन भी ये कह रहा है कि रूस से अपने ऊर्जा रिश्तों में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगा, उसे जारी रखा जाएगा। दूसरी जो बड़ी खबर इस सप्ताह पूरे बाजारों को चिंता में रखेगी वो डोनाल्ड ट्रंप और फेडरल चेयरमैन जेरोम पावेल के बीच का टकराव है, जो लगातार बढ़ रहा है। पिछले सप्ताह फेडरल बोर्ड ऑफ गवर्नर की सदस्य एड्रिना कुगलर ने इस्तीफा दे दिया था। वैसे उनका कार्यकाल जनवरी में खत्म होना था, लेकिन माना जा रहा है कि इससे ट्रंप को बोर्ड में अपने सदस्यों को बिठाने, अपनी नियुक्तियां करने का मौका मिलेगा। वो फेडरल रिजर्व के गवर्नर बोर्ड का पुनर्गठन कर सकेंगे। दरअसल पिछले सप्ताह जब बैठक हुई थी एफओएमसी की, फिट की, और जिसमें ब्याज दरों में किसी कमी के संकेत नहीं दिए गए थे, उसके बाद फेडरल रिजर्व ने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि फेडरल रिजर्व के बोर्ड को जीरोम पावल से यानी गवर्नर से सारे अधिकार अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। ये टकराव थोड़ा ज्यादा बढ़ता दिख रहा है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संधि की नई कोशिशें शुरू हो रही हैं। इस महीने अमेरिका की टीम भारत में होगी। सरकार विभिन्न मंत्रालयों से चर्चा कर रही है। दुविधा और उलझन उसी तरीके की बनी हुई है। स्विट्जरलैंड को 39% अमेरिकी टैरिफ से झटका लगा है। स्विट्जरलैंड की सरकार अमेरिका से जल्द ही एक व्यापार समझौता चाहती है। इधर अमेरिका और ईयू की ट्रेड डील हो तो गई, लेकिन यूरोप के नेता और यूरोप के देश उसे पचा नहीं पा रहे हैं। यूरोप में विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि डील अभी अंतिम नहीं है, क्योंकि इससे यूरोपियन यूनियन को बड़ा नुकसान होने वाला है। अमेरिका में बर्थराइट सिटीजनशिप खत्म करने वाले आदेश पर फिर से अदालत ने रोक लगा दी है, जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए झटका है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम पिछले सप्ताह का या रविवार का यह था कि रूस के एक ज्वालामुखी में करीब 500-600 साल बाद विस्फोट हुआ है और जिससे ईस्ट एशिया की उड़ानों पर असर पड़ा है। आर्थिक खबरों में सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम तेल के बाजार से है, जो कमोडिटी बाजार को भी प्रभावित करेगा और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा क्षेत्र में जो रिश्ते हैं अमेरिका, रूस और चीन और भारत, इन पर भी असर डालेगा। ओपेक ने, जो कि तेल उत्पादन कार्टेल है ओपेक प्लस, उसने तेल उत्पादन को 5,48,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ने की संभावना है। इधर अमेरिका में जुलाई में केवल 73,000 नौकरियां जुड़ी। मई जून के आंकड़े भी अमेरिका के लेबर डिपार्टमेंट ने घटा दिए। और इसके बाद अमेरिका के लेबर डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस यानी ट्रंप के बीच एक टकराव शुरू हो गया है। इस कमजोर जॉब डेटा पे ट्रंप ने यूएस के जो लेबर स्टेट्स चीफ हैं उनको हटा दिया और ये कहा कि आंकड़ों में हेराफेरी की गई है। फ्रांस और जर्मनी में महंगाई बढ़ रही है, नियंत्रण की चुनौतियां बढ़ रही हैं। ओपेक प्लस से भी संपर्क किया गया है ताकि ऊर्जा की कीमतों को कम रखा जा सके, और ओपेक के उत्पादन में जो बढ़ोतरी है वो भी इससे जोड़कर देखी जा रही है। इधर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संधि हुई है, जिसकी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते पहले की थी। और ये कहा था कि अमेरिका का कच्चा तेल पाकिस्तान में आएगा, तो पाकिस्तान की जो प्रमुख एनर्जी कंपनी है सी एनर्जी, उसके अध्यक्ष ने कहा, उसके चेयरमैन ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका से 1 मिलियन बैरल तेल का इंपोर्ट कर रहा है, जो अक्टूबर तक पाकिस्तान आ जाएगा।
मेटा ने अपने एआई हार्डवेयर डिवीजन को दुरुस्त करने के लिए करीब $2 बिलियन की अपनी एसेट्स बेचने का फैसला किया है। एआई बाजार में मेटा की नई तैयारियां शेयर बाजार को दिख रही हैं और शेयर बाजार में स्टॉक में भी थोड़ी हमने बढ़ोतरी देखी है। कमोडिटी बाजार की तरफ चलते हैं। तेल चर्चा में रहा पिछले पूरे 12 घंटे 24 घंटे और अगले दिनों में भी रहेगा। ओपेक के उत्पादन बढ़ाने की खबर से तेल कीमतों पर स्वाभाविक रूप से दबाव बना है। WTI फ्यूचर्स करीब $68 से नीचे आ गया। ब्रेंट $70 से नीचे है। बाकी अर्थव्यवस्थाएं इस पर कैसी प्रतिक्रिया देती है देखना होगा। इससे नेचुरल गैस की कीमतों पर भी दबाव बढ़ रहा है। लेकिन सोना पिछले सप्ताह की गिरावट के बाद कुछ सुधरा। $3350 से ऊपर था आज सुबह। डॉलर में कमजोरी लौटने का असर है। चूंकि डॉलर में गिरावट हुई है तो सोने में फिर पुनः तेजी दिख रही है। कॉपर और स्टील की कीमतों पर दबाव है। ट्रंप ने ब्राजील की कॉफी पर 50% टैरिफ लगाया है। इससे ब्राजील की कॉफी अब चीन के बाजार में पहुंचने की संभावना है। विदेशी मुद्रा बाजार में पिछले सप्ताह हमने डॉलर में तेजी देखी थी। करीब 100 अंकों के आसपास था डॉलर इंडेक्स, लेकिन अब फिर 99 अंकों से नीचे आ गया है। बीते सप्ताह रुपए पर दबाव भी था। रिजर्व बैंक ने बाजार में दखल दिया था। रुपया अभी भी $87 से ऊपर है। ओपेक के फैसले से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से रुपए पर दबाव थोड़ा कम होगा, लेकिन विदेशी निवेशकों की बिकवाली का असर रुपए पर लगातार रहेगा। येन मजबूत है, लेकिन यूरो और ब्रिटिश पाउंड में कमजोरी दिख रही है। कल शाम से चर्चा थी कि चीन ने क्रिप्टो पर सख्ती बढ़ा दी है। मई के अंत में कानून मंजूर हुआ है जिसमें कि माइनिंग के अलावा बिटकॉइन और इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी रखना भी गैर कानूनी है। लेकिन आज सुबह ये बात चीन सरकार की तरफ से स्पष्ट की गई कि 2021 के कानून में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा है और इसका असर हमें कल शाम से क्रिप्टो बाजार पर में उतार चढ़ाव के तौर पर दिखाई दिया। हालांकि डॉलर की कमजोरी से क्रिप्टो में हरा निशान वापस आया है। क्रिप्टो में बिटकॉइन में थोड़ी सी मजबूती दिखाई दी है। एक बड़ी चर्चा कल क्रिप्टो बाजार में रॉबर्ट कियोसाकी के बयान की थी। प्रसिद्ध निवेशक और लेखक रिच डैड पुअर डैड के लेखक कियोसाकी ने कहा है कि क्रिप्टो फेड की ताकत पूरी तरह से खत्म कर देगा। इस बयान के तरह तरह के मतलब निकाले जा रहे हैं। भारत के संदर्भ में कुछ घटनाक्रम है जिनका असर आज हमें बाजार पर दिखाई देगा। जुलाई में विदेशी निवेशकों ने करीब 42,000 करोड़ की बिकवाली की है। आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली हुई है। इसका असर में डॉलर पर तो दिखाई। अब इस सप्ताह या इस नए महीने की शुरुआत में विदेशी निवेशकों का रुख बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का असर भारतीय बाजार पर किस तरह से होता है, भारतीय कंपनियों पर किस तरह से होता है जो अमेरिकी बाजार को निर्यात करती है। इंडसइंड बैंक की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। कॉर्पोरेट मंत्रालय के मामले ने भी जांच शुरू कर दी है। बैंक के प्रबंधन पर गंभीर आरोप हैं। इंडसइंड बैंक के स्टॉक पर आज भी बाजार में असर रहेगा। इधर एक्सिस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर और प्रमुख ट्रेडर वीरेश जोशी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इन पर फ्रंट रनिंग का आदेश है। इन्होंने इस तरीके के फैसले लिए थे जिससे कि निवेशकों को के साथ 2 लाख करोड़ की धोखाधड़ी हुई है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग शुरू हो रही है। धन स्थिर रहने की संभावना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका के टैरिफ के भारतीय असर पर आरबीआई की कमेंट्री क्या होती है, उसकी समीक्षा क्या होती है, इस पर निगाहें रहेंगी। अगले 24 घंटे में आरबीआई की मौद्रिक नीति की बैठक पर तो नजर रहेगी ही। ओपेक की सप्लाई बढ़ने के बाद कच्चे तेल की कीमतें किस दिशा में जाती हैं, इस पर भी निगाहें रहेंगी। और ट्रंप के न्यूक्लियर सबमरीन ऑर्डर और मेदवेदेव की धमकी के बाद अमेरिका और रूस का तनाव अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को प्रभावित करेगा। इन प्रमुख घटनाओं के अलावा भारत में रिजल्ट का सीजन चल रहा है। शेयर बाजार में कई प्रमुख कंपनियों के नतीजे आएंगे जिनका असर हमें बाजार पर दिखाई देगा। उंगलियों पर दुनिया में आज मुंबई से इतना ही। वापस चलते हैं हर्ष के पास नोएडा स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए।